जैसे मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फेल किया था तो 6 मंथ की बैक लग गई थी। इनोवेशंस में मैंने ज्यादा टाइम बिताया था तो मेरे को 3 मंथ 6 मंथ एक्स्ट्रा करना पड़ गया था डिग्री पाने के लिए। ऐसे ही मैं एक कॉमेडियन को डायरेक्ट कर रहा था, वो फीमेल कॉमेडियन थी, उसको डायरेक्ट कर रहा था, तो उसने बोला स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं ट्राई करते। उसमें क्या है, फादर साइकेट्रिस्ट है तो उन्होंने थोड़ा बीच में मेरे को प्रेशर डाला था कि पढ़ाई करो। तो एक बार ऐसा हुआ अराउंड 8th 9th में थोड़ा प्रेशर डाला, मेरे थिएटर बंद कर दिए थे। उससे मेरी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई थी। मैं आपको वो करना ही पड़ेगा जिसमें आप खुश रहते हो, फिर वही चीज लंबी देर तक, आप भले ही पीजी ले लो और बहुत अच्छी सीट मिल जाए, लेकिन अगर आप उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो उसे क्या। नीट के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं नीट के बारे में कुछ बताओ। मैं बोला मैंने कभी नीट दिया नहीं है एक्चुअली, तो मैंने सीईटी दी है, बट आई डोंट नो हाउ डिफरेंट इट इज। ईएनटी फील्ड एक तरह से सोच लो एक ओपन रिलेशनशिप फील्ड है। लाइक ईएनटी उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको इतनी क्लैरिटी नहीं है कि उनको एक्चुअली क्या लेना चाहिए। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी सर। मतलब सर के बारे में क्या बोला जाए, मतलब सर ईएनटी सर्जन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक्टर है। सर की खुद की वेब सीरीज भी आ रखी है। मतलब जो एक डॉक्टर्स फील्ड में जो होते हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब इतना कुछ कर पाते हैं, वरना मेनली जो डॉक्टर्स में सब जो है वो सिर्फ पढ़ाई में ही रह जाते हैं ज्यादातर लोग। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, और थैंक थैंक यू यू, फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर दीपक। अच्छा लग रहा है इसमें आपके इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड। जी सर। सर जैसे मैं अभी करंटली इंटर्नशिप कर रहा हूँ इंदौर से, एमजे मेडिकल कॉलेज से। और मतलब अच्छा, आपकी सर जर्नी कैसे रही सर, स्टार्टिंग से मतलब प्री एमबीबीएस से लेके अब तक की सर? नहीं मेरी जर्नी एकदम जैसे सबकी होती है वैसी ही रही है। ऐसी कुछ यूनिक सी नहीं थी। मेरा जो मेडिकल कॉलेज था वो सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज था, तुमकुर में एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है, कुछ 20-25 साल पुराना। और ऐसे ही बड़े बड़े बैच होते थे, 200-300 बच्चे हर एक क्लास में। मैं अभी तक सारे बैचमेट्स का नाम नहीं जानता। और उसी में पूरा जैसे एमबीबीएस होता है वैसे ही होता है। और फिर एमबीबीएस खत्म करके मेरी इंटर्नशिप जो हुई थी वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुई थी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारा सरकारी एक्सपोजर मिला मुझे। जी और मेरे लिए फायदेमंद ये था कि उस समय कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हाँ, तो ओके। वैसे इंटर्न्स को ज्यादा मिलता नहीं है एक्सपोजर प्रोसीजर्स वगैरह करने के लिए। जी सर। लेकिन उस समय मुझे इंटर्नशिप में, क्योंकि वहाँ कोई पीजीज नहीं थे, तो काफी कुछ प्रोसीजर्स करने को मिले, डिलीवरीज बहुत सारी करने को मिली, हर्निया सर्जरीज, अपेंडिसेक्टमीज, चलिए, ट्यूबेक्टमीज। कौन से ईयर में किया था आपने इंटर्नशिप? मेरा इंटर्नशिप हुआ 2005 में किया होगा। हाँ जी जी, ओके ठीक है सर। ओके। तो 2005, तो लगभग अभी 16 साल हो गए मेरे को वहां पे इंटर्नशिप करे हुए। जी जी जी। अम, तो हाँ, हाँ 2005 था। जी तो और बहुत सारे स्नेक बाइट केसेस, ये सब केसेस, तो क्लिनिकल एक्सपोजर मेरे को लकीली अच्छा मिल गया। और उस समय आई थिंक ये जो सीईटी नीट तो था नहीं, लेकिन ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, ऑल इंडिया पीजी, उसका भी उतना कुछ खास क्रेज नहीं था कि मैं ना मेरे बैचमेट्स ऐसे एक एक दो दो साल बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो मैं क्लिनिकल टच में रहा हूँ कंटिन्यूसली, सो आई यूज्ड टू सी केसेस। मतलब इंटर्नशिप खत्म करते ही जूनियर डॉक्टर बन गया, जूनियर डॉक्टर खत्म होते ही मैंने निमांस में साइकेट्री का 6-7 महीने किए, फिर उसके बाद मेरी ईएनटी लग गई सेंट जॉन्स में। फिर जी मैं सर। ईएनटी कर रहा था, पर ईएनटी के बाद से कंटिन्यूसली रोज ही क्लिनिकल प्रैक्टिस चल रही है अभी तक। जी सर। तो मतलब सर आपका जो ये डॉक्टर बनने का था, मतलब वो होता है एक जो मेजोरिटी लोगों का कि बचपन से कि भाई हाँ यार ये सपना रहा है, तो ऐसा ही कुछ आपका भी था? नहीं, ऐसा कुछ सपना तो नहीं था। मेरे फादर डॉक्टर हैं तो उस वजह से थोड़ी सी इंटरेस्ट तो थी, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स में कुछ मेरा करियर था नहीं। जी तो इस वजह से इसी में मेरे को ट्राई करना था। वैसे मैंने बैकअप ऑप्शंस भी काफी कुछ दे रखे थे। मैं जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड था, जूलॉजी और एनिमल्स में इंटरेस्टेड था, जी तो सर। थिएटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। इनफैक्ट मैं थिएटर में अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स दोनों करना चाहता था। जी सर। लेकिन मेडिसिन में मिल गया, तो मैंने फिर वो मेरा एक ऑप्शन था। वैसे ऐसे कुछ ये नहीं था कि बस यही करना है।
तो अगर मान लो मेरे को एमबीबीएस नहीं मिलती तो मैं कुछ और कर लेता, मतलब मैं ज्यादा उसको ये नहीं कि 2-3 साल तक मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता मैं। जी सर। तो जी सर, मतलब जो आपका जब ये जो स्टार्ट किया आपने स्टैंड अप कॉमेडी या जो सारी चीजें, तो ये आपने मतलब आपकी स्कूल डेज से स्टार्ट हो गई थी? नहीं, मैं तो थिएटर में रहा हूँ, तो मेरी स्कूल डेज से ही स्टार्ट हुई हुई थी ये सब, ये ड्रामा में, प्लेज में पार्ट लेना। जी सर। स्टैंड अप कॉमेडी तो बहुत ही रीसेंट सा एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज था, क्योंकि थिएटर में मेरा प्ले मेन इंटरेस्ट रहा है। आई थिंक 7 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ, मेरे को भी कम से कम 30 साल प्लस एक्सपीरियंस हो गया है स्टेज पे थिएटर करना। जी सर। लेकिन क्या हो जाता है कि जब क्लिनिकल प्रैक्टिस पिक पिक हो गई थी, इनोवेशंस वगैरह पिक हो रहे थे, ट्रैवल बहुत हो रहे थे, सर्जरीज बहुत हो रही थी, तो उस समय ये सारे जो प्लेज होते हैं इसमें बहुत ज्यादा कमिटमेंट होता है। जी सर। इसमें कभी कभी अगर आप हमको एक प्ले करना हो, अगर 1 घंटे का प्ले करना हो, तो 3 महीने रिहर्सल, 3 महीने के रिहर्सल में कम से कम हफ्ते में 3-4 बार 2-2 3-3 घंटे के रिहर्सल, मतलब इतनी कमिटमेंट रिलेशनशिप में नहीं होती जितनी बहुत बार प्लेज में करनी पड़ती है। वो सर तो वो वो मैं नहीं भी करता देखा था, था। मैं बहुत बार, हाँ बहुत बार रिहर्सल्स मिस कर देता था पेशेंट्स की वजह से, सर्जरीज की वजह से। फिर वो बाकी टीम इफेक्ट हो जाती थी, बाकी एक्टर्स इफेक्ट हो जाते थे, प्रोडक्शन को बुरा लगता था, और फिर एंड में ऑफ कोर्स आउटकम भी इफेक्ट होता था। तो फिर मुझे कम लिया गया था, लाइक आई वाज ऑलमोस्ट बैंड फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिएटर प्रोडक्शंस की इसको नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर भी तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो फिर मैं ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था, मैं बहुत सारे ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहा था। मैंने माइमिंग भी की थोड़े टाइम के लिए, इम्प्रोव कॉमेडी भी कर रहा था मैं, जी सर। छोटे छोटे प्लेस भी कर रहा था, 1 मिनट 2 मिनट प्लेस। और फिर ऐसे ही मैं एक कॉमेडियन को डायरेक्ट कर रहा था, वो फीमेल कॉमेडियन थी, उसको डायरेक्ट कर रहा था, तो उसने बोला स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं ट्राई करते, उसमें क्या है, रिहर्सल का झंझट नहीं रहता है, जी सर। आप अपने आप ही अकेले में उसको लिख सकते हो, अपने आप ही अकेले में इसको कर सकते हो। तो उस वजह से 2015 में मैंने कॉमेडी ट्राई की, देखने के लिए कि चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी में ही ज्यादा देर तक जाना है। लेकिन वो मेरे जो शोज के रिस्पॉन्स थे वो अच्छे थे, मुझे कॉर्पोरेट शोज मिलने लगे बहुत जल्दी। तो उस वजह से ये जो डिमांड थी, उस वजह से मैंने कंटिन्यू किया और फिर ग्रो किया उसमें। नहीं तो ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करता हूँ, बहुत सारी चीजें चलती नहीं है, कुछ चीजें चलती हैं। जी सर। तो मतलब सर एक्चुअली क्या है कि मेजोरिटी जो डॉक्टर्स हैं, मतलब इंडिया में अगर हम बात करें तो मतलब अ, जैसे मैं मेरी अगर बात करूँ तो 10th के बाद से लोग नीट के लिए निकल जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, मतलब वो एक पढ़ाई का इतना बर्डन इतना चलता रहता है, मतलब वो वहां तक, फिर एमबीबीएस तक, फिर आगे तक, मतलब वो खत्म ही नहीं होता है। तो मतलब मेजोरिटी जो लोग एमबीबीएस चूज करते हैं उनको तो उनके जो सपने होते हैं या जो उस चीज सोचते हैं कि अपने को ये करना है, वो तो रह ही जाता है, या उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो आपने इसको कंटिन्यू किया, तो आप इसके बारे में मतलब जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, मतलब कि अगर वो वही जो चाहते हैं वो साथ साथ में अगर वो करें चीजें? हाँ यार, एक्चुअली क्या होता है, आदमी की पर्सनैलिटी होती है। जैसे मेरा जो होता है, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करता हूँ तो मेरी वर्क परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और आई हम्म। थिंक बहुत लोगों की होती है, लेकिन वो अपने आप को पुश करते हैं, वो ये शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हाँ मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर रहा, इस वजह से डाउन हो रही है। लेकिन मेरे फादर साइकेट्रिस्ट है, तो उन्होंने थोड़ा बीच में मेरे को प्रेशर डाला था कि पढ़ाई करो। तो एक बार ऐसा हुआ था कि अराउंड 8th 9th में थोड़ा प्रेशर डाला, मेरे थिएटर बंद कर दिए थे। उससे मेरी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई थी, मैं एज अ पर्सन भी काफी लेस एनर्जेटिक हो गया था और लेस एंथुसियास्टिक हो गया था। आई थिंक ही पिक्ड इट अप अर्ली और सोचा कि यार इसको स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस करो तो फिर इसकी परफॉर्मेंस और ही खराब हो रही है। और अगर मैं थिएटर करता था तो मैं पढ़ाई में मतलब ठीक ठाक था, आई वाज नॉट अ टॉपर, बट ऐसा भी नहीं था कि रियली बैड। जी। तो फिर दे लेट मी डू दैट, और आई थिंक कंटिन्यू करा मैं पूरे एमबीबीएस में भी, बहुत सारे प्लेस किए, पीजीज में तो ज्यादा ही किए थे। तो मेरे लिए वो एक एक नेसेसिटी है कि मैं अगर कोई भी वर्क में एफिशिएंट होना चाहता हूँ, या अगर मैं किसी एकेडमिक्स में एफिशिएंट होना चाहता हूँ, तो मेरे लिए माइंड को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कम से कम, पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन तो डालना एक इम्पोर्टेंस है। और ये इम्पोर्टेंस ज्यादा लोग समझते नहीं है। इनको लगता है कि नहीं, अगर 1-2 साल हमने जम के पढ़ाई कर दी, बाकी जिंदगी नहीं जिए, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन लाइफ में बाद बाद में कभी आता नहीं है। बिल्कुल। लाइफ तो यही होती है, लाइफ हर बार किसी ना किसी चीज की स्ट्रगल होती है।
तो आपको अपनी नेसेसिटी समझनी चाहिए कि आपके लिए क्या है। किसी के लिए हो सकता है कोई किताब पढ़ना हो, किसी के लिए शायद कोई गाना गाना हो, किसी के लिए शायद कोई डांस करना हो, बहुत लोगों के लिए ट्रैवल करना हो। बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, उनको अच्छा लगता है और फोटोग्राफी करते हैं, थिएटर कॉमेडी भी कर सकते हैं। जी लेकिन सर। हर किसी में कोई ऐसी चीज होती है जो उनको बेटर करती है, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करती है, उनके माइंड को बेटर करती है। जी वो सर। छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसी किसी चीज में आप सस्टेन नहीं कर सकते जो आपको करना पसंद नहीं हो। बिल्कुल। तो आपको वो करना ही पड़ेगा जिसमें आप खुश रहते हो, फिर वही चीज लंबी देर तक चलेगी। आप भले ही पीजी ले लो और बहुत अच्छी सीट मिल जाए, लेकिन अगर आप उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो उसका क्या फायदा। वही वही सर, क्योंकि आजकल ऐसा कल्चर हो गया है सर कि 6 क्लास से बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, और मतलब नीट वगैरह के लिए। तो मतलब वहां से नीट, हम्म। फिर एमबीबीएस, और एमबीबीएस के बाद अब तो ऐसा हो गया कि मतलब लोग, पब्लिक का रिएक्शन भी ऐसा होता है कि एमबीबीएस किया मतलब कुछ नहीं है, अभी तो आपको एमडी करना है। एमडीएमएस कर लिया तो बोलते हैं कि एमडीएमएस कुछ नहीं है, अभी तो और भी कुछ है। तो मतलब लाइफ तो कभी चलती रहेगी, फिर वो तो खत्म ही नहीं होगी पढ़ाई आपकी, अगर आप वो चीज करते रहोगे। पर सर जैसे मैं भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी जो एमबीबीएस से बाहर से किया, तो अभी मतलब मैंने एफएमजी एग्जाम इंडिया में क्लियर करने के बाद अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो मतलब मैं इंडिया का जो हॉस्पिटल कल्चर था, अभी तक उससे वो नहीं था कि मतलब यहाँ पे कैसे होता है चीजें। मतलब मेरी जनवरी से इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी, तो मतलब मैं तो सर सौ, मतलब बिल्कुल आपने एमबीबीएस कहाँ से की, कहाँ से की एमबीबीएस आपने? अब मैंने एमबीबीएस किया सर किर्गिस्तान सर, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, अच्छा। किर्गिस्तान जी सर। अच्छा। तो मेजोरिटी जो है अच्छा। वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रशिया वगैरह में ही जो बाहर जाते हैं मैक्सिमम लोग जो करने के लिए। जी। तो वहां आने के बाद मैंने हम्म। एग्जाम क्लियर की अपनी एफएमजी और लास्ट ईयर, और फिर इंटर्नशिप करा था। मतलब मैं तो यहाँ पे शॉक्ड रह गया सर कि मतलब इतना काम करते हैं पीजी। क्योंकि मैं इंदौर के मेडिकल कॉलेज से कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब सच में, मतलब मैंने पिछले पीजी को जितना टाइम से मैंने देखा है यहाँ पे काम करते हुए, मतलब सीधे मुझे नहीं लगता कि इंडिया में उनसे ज्यादा काम कोई करता है। इस पे आपका क्या कमेंट है सर, कि कल्चर चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? नहीं, देखो, मेडिसिन हाई हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन है, क्योंकि आप किसी भी चीज में अगर फ्रंट लाइन में होते हो, जैसे अगर या तो आप पुलिस में हो, या आर्म फोर्सेस में हो, या फायर फाइटिंग में हो, या मेडिसिन में हो, ये फील्ड क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से कंफर्टेबल फील्ड है नहीं। जी इस फील्ड में आपको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब टॉलरेंस होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इवेंचुअली जब आप कंसल्टेंट बन जाएं या आप जो फील्ड चुने, आप अपना स्केड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग डेज में जब आप हॉस्पिटल चला रहे हो या हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, तो आप पे पेशेंट लोड का कोई कंट्रोल नहीं है। जी कोई मास आरटीए हो गया, बस पलट गई, सडनली 60 पेशेंट आ गए, तो आपको देखना है। और कभी नाइट ड्यूटीज में बहुत ज्यादा कुछ केस आ रहे हैं, जैसे डेंगू फैल गया, जैसे कोविड हो गया, और भी कोई एपिडेमिक हो गया, तो बहुत सारे केस आएंगे। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डॉक्टर्स लाइफ। और हमारा अभी भी एज कंसल्टेंट्स, अगर जैसे कोविड के केस बढ़ जाते हैं, तो हम 5-6 दिन तक से 2-2 3-3 घंटे ही सोते हैं। तो जी बट दैट समथिंग जो आपकी ट्रेनिंग में जब वो इनग्रेंड होता है, तो आपको फिर मैनेज करना इजी होता है। लेकिन अगर आपने उस तरह की ट्रेनिंग एक्सपोज नहीं हुई है आपके लिए, तो फिर ये बहुत ज्यादा बर्डनसम लगता है। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया में इतने अच्छे डॉक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि उनको क्लिनिकल एक्सपोजर और मल्टीपल टास्क करना, मल्टीपल पेशेंट्स हैंडल करना, बहुत क्विकली और प्रॉम्प्टली एड्रेस करना, उसका एक्सपीरियंस अच्छी तरह से मिलता है। एंड आई थिंक फिर वो बाद में इम्पोर्टेंस, इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब इंटर्नशिप में लोग पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर छोड़ देते हैं, आई थिंक दैट इम्पैक्ट्स देम मोर नेगेटिवली देन नॉट गेटिंग अ सीट। हम्म। क्योंकि जो अभी आपने एक लाइन बोली थी कि एमबीबीएस करो तो कुछ नहीं है, पीजी करो तो वो भी कुछ नहीं है, हाँ, एक्चुअली मतलब उसका यही माइंड है आजकल लोगों पर्सपेक्टिव। का। हाँ, बट उसका पर्सपेक्टिव अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली या प्रैक्टिकली सोचोगे, अब जो पूरा एनवायरनमेंट खुला है हेल्थ केयर का, पोस्ट कोविड अभी हेल्थ केयर इतना लाइमलाइट में आ गया है। जी ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अभी अपने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ परसों, उसने सिर्फ एमबीबीएस की हुई है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस खतरनाक है। लाइक वो बहुत सारे पेशेंट्स को देखता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से देखता है, जी और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता है, उसका बहुत नाम है। बिल्कुल। और ही इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार अगर कि ये जो डिग्री होती है या कौन से कॉलेज से हुई होती है,
उससे कुछ वो आपको एडिशनल एज मिलता है या पैसे मिलते हैं या पेशेंट मिलते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो क्लिनिकल एक्यूमेन है, अगर पेशेंट आपके पास आता है और आप उसको सही तरह से डायग्नोज करके सही तरह से ट्रीट करके, और नॉट ओनली ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इवन एज ए ह्यूमन बीइंग आप सही तरह से एम्पैथाइज करते हैं, सही तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो पेशेंट वापस आता है और वो पेशेंट बाकी लोगों को भी बताता है, एंड दैट इज द वन ओनली थिंग दैट मैटर्स टू ग्रो योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगर आप कोई भी बड़ी डिग्री लगा, मैं यहाँ से हूँ, बड़े कॉलेज से हूँ, मैंने इतने मार्क्स कमाए हैं, ये वो किए, बट वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं होता है। सो एज लॉन्ग एज अगर आपने एमबीबीएस कंप्लीट की हुई है, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, देन इट्स अप टू यू एंड योर क्लिनिकल एबिलिटीज। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ एमबीबीएस की है और लोग नहीं आते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको आपको ऐसे बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहां पर सिर्फ एमबीबीएस के पास जाते हैं, तो आपको अपने आप को वहां पोजीशन करना पड़ेगा और वहां ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आपको समझना होगा कि कौन से एरिया में क्या अच्छा है, एंड दैट वे यू हैव टू ग्रो। बट आई थिंक यू हैव टू फॉलो व्हाट योर एबिलिटीज आर, और आप किस चीज में आपकी हुनर है उसको आप ज्यादा कीजिए। लोग तो बोलने वाले बहुत हैं, तो क्या कर सकते हैं। मतलब मैं एक्चुअली बिल्कुल एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरी फैमिली पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड है। मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ, और मतलब पूरा गांव वाला माहौल ऐसा होता है। तो हमारे वहाँ पे तो मतलब जो एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो एक सिटी के एमडी डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाता है, अगर आप इन टर्म ऑफ मनी की अगर बात की जाए तो वो उससे कोई वो चीजें नहीं होती है। मतलब एक तो वो, हाँ, अगर आपका खुद का मन हो तो मतलब सर आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ है मतलब पूरी, उसके बाद आपने इतना सब ये कुछ किया, तो आपके मतलब जो आपकी मैंने जो वेब सीरीज भी देखी थी उसमें भी कुछ चीजें थी इस टाइप की, मतलब वो अफेक्ट कैसे करती है एकेडमिक में सर, और आपने उसको कैसे डील किया, क्योंकि बहुत कुछ होता है फिर। नहीं, एकेडमिक में तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फेल किया था, तो 6 मंथ की बैक लग गई थी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि और तो फिर इसकी वजह से पेशेंट्स तो कभी इफेक्ट नहीं हुए। ये हो सकता है कि कभी कभी एक्स्ट्रा 3 मंथ करना पड़ गया था। जैसे मेरी पीजी के टाइम पे भी इनोवेशंस में मैंने ज्यादा टाइम बिताया था, तो मेरे को 3 मंथ 6 मंथ एक्स्ट्रा करना पड़ गया था डिग्री पाने के लिए। तो आई थिंक वो सब गिव एंड टेक रहता है। लेकिन अगर आप अभी देखो रेट्रोस्पेक्ट में कि जो मैंने टाइम इन सब चीजों में इन्वेस्ट किया था और उसको मैंने कंटिन्यूस किया है, तो फिर अब मेरी रिकग्निशन उस तरह से हो गई है। और वो थोड़ा सा आजकल यूनिक रिकग्निशन होनी जरूरी होती है, क्योंकि हर कोई अगर एक जैसे ही हो, आजकल तो हर कोई बेस्ट डॉक्टर है। अगर आप बेस्ट डॉक्टर डालते हैं गूगल में, आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे। तो टेक्निकली बेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे ही। तो आई थिंक थोड़ा सा आपके पास एक एज होना चाहिए, किसी एक एक्स्ट्रा चीज में आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, फिर आपको लोग याद करते हो, फिर उससे आपकी रिकग्निशन बनती है। और आई थिंक आजकल सेल्फ ब्रांडिंग का जमाना है, पहले नहीं होता था ऐसे। बट आजकल क्या है, अगर आप अपने आप को रिकग्नाइज नहीं करते तो दूसरा भी आपको रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो आपको अपने आपको रिकग्नाइज करना है, आपको अपनी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करनी है, और उस यूनिकनेस को आपको हाईलाइट करना है, उस यूनिकनेस को आपको ग्रो करना है, और फिर उस हिसाब से करते हैं। तो आजकल जो प्रैक्टिस हो रही है वो माइक्रो स्पेशलिटी टाइप हो रही है, कि अगर मान लो अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हो, लेकिन वो जनरल एमबीबीएस नहीं करता है, वो क्या करेगा, वो एक छोटा सा फेलोशिप कर देगा डायबिटीज में, राइट, डायबिटीज में या फैमिली मेडिसिन में या किसी एक पर्टिकुलर नीश एरिया में एक फेलोशिप करके, और फिर उसमें वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। और आई थिंक उस वजह से क्या होता है, ज्यादा वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं भी ईएनटी में हूँ, लेकिन मैं पूरी ईएनटी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नोज एंड साइनस सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज करता हूँ। तो उस तरह से फिर मेरी उसमें पहचान बन गई। तो जब आप अपनी नीश एरिया में पहचान बनाते हैं, तो वो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर आप उनकी सर्चेस पे आप आ जाते हैं। कि जैसे अगर इंदौर में कौन सा डॉक्टर है जिसने डायबिटीज की एक्सपर्टीज है, तो ऑटोमेटिकली वो एमबीबीएस डॉक्टर जिसने डायबिटीज में फेलोशिप की है, वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, और फिर उसके पास लोग जाएंगे। मतलब एक ढूंढ के तो उस तरह से आई थिंक, हाँ, आई थिंक उस तरह से डायरेक्शन जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब जो क्वेश्चन है कि मेरा मतलब कि मतलब जैसे डॉक्टर के साथ इंडिया में कुछ भी होता है, इतनी सारी दिक्कतें हैं या कुछ होता है, मतलब बाकी फील्ड में क्या होता है कि उनके लिए बोलने के लिए लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पत्रकार पे अटैक हुआ तो उस पर बोलने के लिए भाई बहुत सारे ब्लू टिक वाले लोग हैं। कोई किसी पॉलिटिशियन पे हुआ, कुछ हुआ, किसी पुलिस पे हुआ, तो उनकी पूरी आईपीएस वाले जो बहुत सारे हैं उनको बोलने के लिए। एक हमारे मेडिकल फील्ड में ऐसा है कि हमारे लिए बोलने के लिए लोग नहीं।
बहुत कम लोग हैं जब हमारे डॉक्टर के साथ कुछ होता है, पर उसमें भी फिर ऐसा होता है कि मतलब एक बंदा अगर बोल रहा है तो उसी में कुछ डॉक्टर्स ही सपोर्ट नहीं करते हैं उसको। तो मतलब एटलीस्ट यूनाइट जो डॉक्टर्स को रहना चाहिए इन चीजों में, ताकि एक इफेक्टिव आवाज जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बात एग्री करता हूँ कि क्योंकि जो जो मेडिकल फील्ड ऐसा है कि आप इंडिविजुअली आपको सरवाइव करना है और बाकी सब आपके लिए एक तरह से कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं। जी तो सर। उस वजह से क्या होता है कि अनलेस आप एक पार्ट ऑफ यूनिट हो या डिपार्टमेंट हो या एसोसिएशन के पार्ट हो, तब तक वो यूनिटी वाली फीलिंग नहीं आती है। तो जैसे अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो बहुत हद तक एक तरह से यूनिटी लाने की कोशिश करती है। एक बॉडी है जो रिकग्नाइज्ड है, तो बहुत लोग अगर कुछ मेडिकल एरियाज में होता है तो आईएमए की चीफ या आईएमए के लोग उसको डेफिनेटली प्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी बीच में बाबा रामदेव वाला जो काफी चीजें बोली गई थी डॉक्टरों के खिलाफ, तो आईएमए वाज अ बॉडी दैट स्टूड अप एंड रिफ्लेक्टेड द वॉइस। और फिर आइसोलेटेड हॉस्पिटल्स में कुछ ना कुछ स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट होती हैं। जी लेकिन वो कितना, क्योंकि इतना इंडिपेंडेंट है ये फील्ड, इस वजह से जिन लोगों को इफेक्ट नहीं होता है वो लोग वॉइस नहीं उठाते अपनी। जी तो फिर इस वजह से ये वाला डिस्क्रिपेंसी आता है। लेकिन बहुत सारी बाकी जो फील्ड्स होती हैं उसमें यूनिटी शायद थोड़ी ज्यादा होती है, मे बी क्योंकि उनके जो क्रॉस रेफरल्स हो या जो कुछ भी हो, हम्म। उनके अलायंस उनको जी जी बिजनेस हेल्प मिलता हो, या पॉलिटिकल कनेक्शंस लॉयर्स के बेटर होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस बाकी फील्ड पुलिस में ज्यादा होते हैं। जी सर। लेकिन डॉक्टर में तो पेशेंट पेशेंट होता है, पॉलिटिशियन हो या ना हो। तो पढ़ाई में ही तो रह आई जाता थिंक उस वजह से, हाँ, तो उस वजह से बहुत सारे ये रीजन होता है। बट आई थिंक अभी बेटर है, इट इज मच बेटर देन बिफोर। एंड आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो एक्टिविस्ट रिकग्नाइज हो रहे हैं। और अब छोटा सा भी अगर कहीं वायलेंस होता है या कोई इंसिडेंट होता है, वो कहीं ना है। कहीं एटलीस्ट मेडिकल कम्युनिटी तक फैल जाता है और फिर उसके ऊपर तक भी आई थिंक जाता है। तो आई थिंक अगर ऐसा कंटिन्यू होगा तो इसी तरह से वो ट्रेंड बनेगा। मतलब वही है कि अगर आप इनकेस कि आप अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तो एटलीस्ट जो बोलने की हिम्मत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, आई एग्री बिल्कुल विद दैट। बिल्कुल। तो सर, आपका जो वेब सीरीज था, मतलब जो पूरा आप मतलब इतना अच्छे से, मतलब जो आपने रेसिडेंट की लाइफ दिखाई है उसमें, मतलब पूरी एक रियलिटी बेस्ड पे देखा जाए तो हो सकता है कि सिर्फ एक चीज हो सकती है कि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था। बाकी हो हाँ, सकता है जी। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो क्योंकि तो होता है दिखा नहीं इसलिए। सकते हैं कि क्या रियलिटी है, वो सारी चीजें तो बहुत सारी। तो आपका वेब सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? नहीं, मेरा वेब सीरीज का एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत लोग सोचते हैं कि वो वेब सीरीज मैंने बनाई है, जी लेकिन वो बात सच नहीं है। एक्चुअली मैंने एक किताब लिखी थी अपने डॉक्टर रवि नायर जो मेरे बॉस हैं, जी। उनके कहने पे किताब लिखी थी, इन्वेंटिंग मेडिकल डिवाइसेस। और वो किताब लिखने के बाद एक यूएस में रेडियोलॉजिस्ट थी, ओके। उन्होंने अपनी रेडियोलॉजी छोड़ के फिल्म मेकिंग में कोर्स कर रही थी और उनको एक प्रोजेक्ट करना था। तो उन्होंने वो किताब पढ़ी और उन्होंने बोला कि मैं इसको मूवी बनाना चाहती हूँ। ओके। और तो वो मूवी बनाने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस को रीच आउट किया। और प्रोडक्शन हाउस ने एडवाइस किया कि ये मूवी एंटरप्रेन्योरशिप, डॉक्टर्स पे बहुत रिस्की होगी, आप इसको वेब सीरीज में बनाइए, उसमें चलने का चांस बेटर है। क्योंकि आजकल जो यंगर ऑडियंस है वो वेब सीरीज ज्यादा रिलेट करते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और फिर मुझे रीच आउट किया गया था उसको वैलिडेट करने के लिए कि इसमें जो फैक्ट है वो सही है कि नहीं, या आप थोड़े और इंसिडेंट्स डालें जो असली हुए थे। और फिर कास्टिंग हो रही थी। तो एक्चुअली शुरू में तो प्लान ये था कि कोई और मेरा रोल करेगा, जी लेकिन उनके बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो एक्टर काफी नामी एक्टर रहे थे, बट कुड नॉट कम इन। और फिर उन्होंने सोचा आप वैसे भी थिएटर बैकग्राउंड से हो, आप स्टेज पे जाते हो, आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, तो क्यों ना आप ही वो रोल करो। और बजट भी कम था, तो फिर लो बजट वाला इंसान तो मैं हूँ ही। तो फिर उस तरह से मैंने अपना ही रोल किया। और मेरा इन्वॉल्वमेंट था बेसिकली अपने रोल को प्ले करना, मेडिकल रियलिटी को उसमें डालना, और जो रियल इंसिडेंसेस थे उसके फैक्ट्स को सही सीक्वेंस में डालना। और फिर बाकी सब तो फिर प्रोडक्शन टीम और जो राइटर्स थे उन्होंने उसको फिर बनाया। जी। तो मतलब इस वेब सीरीज के बाद चीजें कुछ चेंज हुई आपकी लाइफ में? नहीं, वेब सीरीज के बाद मेरा आई थिंक कनेक्ट मेडिकोस के साथ ज्यादा हो गया है, क्योंकि देखो मैं आई थिंक आजकल के मेडिकोस से कम 20 साल बड़ा हूँ।
जी सर। राइट, अभी जो जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, मैं 37 का हूँ, जो 17-18 में शुरू करते हैं, तो अगर आप जी सोचो कि सर। जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनमें और मुझ में कम से कम 2 जनरेशन का फर्क है। जी तो सर। मेरे टाइम पे मोबाइल फोन आए थे, लाइक दे जस्ट केम, जी सर। और स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, वैसे वाले मोबाइल फोन होते थे। तो तो उस एज में क्या होता है कि जब जैसे मेरी जो फॉलोइंग थी, बहुत ज्यादा ऑफलाइन फॉलोइंग होती थी उस एज में, क्योंकि थिएटर की फॉलोइंग होती थी। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं वो बहुत ऑनलाइन होते हैं। तो मेरा जो कनेक्ट ज्यादा स्टूडेंट से हो नहीं पाता था, क्योंकि मेरा जो कनेक्ट होता है या जो मेरे सर्कल में है, वो अधिकतर मेरे एज के या मुझसे बड़े एज के कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स होते हैं। जी इस सर। वेब सीरीज के बाद आई थिंक स्पेसिफिकली नीट एस्पिरेंट्स, यंग एमबीबीएस स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग पीजी स्टूडेंट्स, इनके साथ आई थिंक मेरी फॉलोइंग काफी बेटर हो गई है। ज्यादा लोग मेरे को लिखते हैं इस एज ग्रुप से, नीट के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं नीट के बारे में कुछ बताओ। मैं बोला मैंने कभी नीट दिया नहीं है एक्चुअली, तो जब मैंने दिया नहीं है तो मैं उसके बारे में क्या बोलूंगा। हाँ, मैंने सीईटी दी है, बट आई डोंट नो हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम फ्रॉम नीट, बट आई गेस प्रिपरेशन के प्रिंसिपल्स वगैरह सेम है। और ऑफ कोर्स मेरा कंपटीशन जब मेरे टाइम पे था, इस लेवल का बिल्कुल नहीं था। अभी तो बहुत ही खतरनाक, जी सर। डरावना कंपटीशन है। मुझे जो गवर्नमेंट सीट मिली थी कर्नाटका में, जी सर। मेरी गवर्नमेंट सीट, फ्री सीट, 9,000 रुपए पर साल का जो एमबीबीएस सीट थी, उसके लिए मेरी रैंक गेस कर सकते हो कितनी थी? नो आइडिया। 1782। ओह। 1782 रैंक के बच्चे को फ्री सीट मिलती थी सरकारी। राइट, अभी तो अगर आप सोचो कि अच्छा, किसी को अगर कोई गवर्नमेंट सीट मिलती हो तो वो टॉप 100 या टॉप 200 या उस तरह के उसमें रैंक में होता था। जी जी वही। तो कंपटीशन था, लोग स्ट्रेस भी होते थे। लेकिन कंपेयर करता हूँ अगर आजकल के टाइम से, जो कितने बच्चे मेरे को लिखते हैं, सर नीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ये हो रहा है। आई थिंक इतना प्रेशर और कंपटीशन नहीं था मेरे टाइम पे। सो इस वेब सीरीज ने मेरे को वो जो जॉनरा थे लोग जिनसे मैं कनेक्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी कॉमेडी भी मेडिकल प्रैक्टिस वाली है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं कनेक्ट कर पाए। डॉक्टर्स डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे मेरे एज ग्रुप के लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। हाँ, मेरे पेशेंट ने भी ऐसे किया था, हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस में भी ये किया था। बट एमबीबीएस स्टूडेंट्स की जो एनवायरनमेंट, कॉलेज वाले एनवायरनमेंट, वो आई थिंक जो राइटर्स हैं इस शो के, वो थोड़ा हद तक ला पाए जी जी। वेब सीरीज में। और आई थिंक मेरा वो कनेक्ट बढ़ गया है। और सीजन 2 में जो भी बात हो रही है, जी वो सर। ज्यादा एमबीबीएस लाइक दिखाने की है। तो आई हाँ, थिंक थोड़ा सा और ज्यादा रिलेट फ्लैशबैक और करेंगे वो एमबीबीएस, लोग। जी हाँ, सर। एमबीबीएस की स्टोरी ज्यादा दिखेगी सीजन 2 में। जी सर। हाँ वो मैंने देखी भी थी आपकी उससे रिलेटेड पोस्ट, क्योंकि जो ये पीजी वाली, जो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की कोई भी आज तक वेब सीरीज या बनी है पीजी लाइफ के ऊपर। क्योंकि एक मेडिकल फील्ड में हाँ, बहुत कम वेब सीरीज बनती है अभी, मतलब कुछ सालों से ही वो ऑपरेशन एमबीबीएस करके एक वेब सीरीज आई थी जो एमबीबीएस के ऊपर, वो भी सक्सेसफुल रही और आपकी वाले भी सक्सेसफुल, क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज, क्योंकि लोगों को लगता है कि रिस्की है, ज्यादा इस पे ऑडियंस नहीं है। बिल्कुल, तो मतलब बहुत वो चीजें नहीं तो नोट। हम लोगों ने हमारे जो जैसी प्रोडक्शन टीम थी, वो एक्चुअली इसको थोड़ा सा बॉलीवुड ही बनाना चाहते थे। हम्म। लेकिन फिर मैंने बोला यार, अगर मैं इन्वॉल्व हूँ और अगर हम कोई भी मेडिकल टॉपिक पे करेंगे तो भाई वो एक्यूरेट होनी चाहिए। नहीं तो वो मेरे क्लिनिकल एक्यूमेंट पर रिफ्लेक्ट होगी। मैं ऐसा डॉक्टर, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकता, और ना मैं ऐसा दिखा सकता हूँ जो चीज सही नहीं है। तो बिल्कुल। मैंने बोला या तो आप कोई और एक्टर ले लो, अपना बॉलीवुड टाइप बना लो, लेकिन अगर मैं इन्वॉल्व हूँ तो फिर चीज एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर बोले सर आपने तो ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे हैं, हमारी एक्ट्रेसेस कैसे बोलेंगी? मैंने बोला यार, अगर अगर ये है तो वो बोलना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे रेणुका शाहनी, शी वाज सो ब्रिलियंट इन दिस कि शी लर्नड द एंटायर लाइंस वन जी नाइट बिफोर, जी एंड सर। शी जस्ट टोल्ड रैटल्ड आउट ऑल द वर्ड्स, मतलब सारे जो डायलॉग्स हैं जी वो सर। एक टेक में उन्होंने दिया। और फिर मैंने प्रोडक्शन को बोला भाई देखो, जो एक्टर होते हैं ना, आप उनको कुछ भी दे दो वो ठीक से करना। आप ज्यादा टेंशन ना लो कि लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। आपके ये अलावा लोग कोई कर और भी पाएंगे कि डॉक्टर था उसमें? नहीं। नहीं नहीं, डॉक्टर आप? तो मैं ही था। जो राइटिंग, जो स्क्रिप्ट राइटिंग टीम थी, उसमें 4 डॉक्टर थे। अच्छा, जो उसमें डॉक्टर था। एक्टर है तो उसमें सिर्फ मैं था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो बाकी लगभग हमने सारी बात कर ली है, सिर्फ एक चीज में और की, जो ईएनटी स्पेशलिटी, जब भी, क्योंकि अभी रिसेंटली नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है, नीट पीजी का, तो बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट्स हैं कि भाई नीट में अगर ईएनटी लेना है तो वो क्या सोचना है, क्यों लेना है, और क्या क्या चीजें हो सकती है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ईएनटी के।
या ईएनटी फील्ड एक तरह से सोच लो एक ओपन रिलेशनशिप फील्ड है। लाइक ईएनटी उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको इतनी क्लैरिटी नहीं है कि उनको एक्चुअली क्या लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ईएनटी बहुत सारे ऑप्शन देता है आपको जो बहुत सारी फील्ड नहीं देता है। जी अब सर। वो एक तरह से वजह थी कि मैंने भी इस वजह से ली, क्योंकि ईएनटी में आपके पास 3 डिफरेंट स्किल सेट्स एक ही फील्ड में मिलता है। जैसे अगर आप ईयर देखते हैं, ईयर इज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज, नोज इज अबाउट एंडोस्कोपी एंड थ्रोट इज अबाउट ओपन नेक। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आप ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि यार मैंने ये सर्जरी पिक नहीं की तो मेरा करियर तो चला जाएगा, ईएनटी में आपको 3 ऑप्शन है। अगर माइक्रोस्कोपी नहीं जमी तो आप एंडोस्कोपी देख लो, एंडोस्कोपी नहीं जमी तो आप ओपन नेक भी कर सकते हो, तीनों नहीं जमे तो भैया और बचा ही नहीं क्या। ये 3 चीजें होती हैं पूरे बॉडी में, एक स्कोपी होती है, एक ओपन होता है। तो इसका मतलब फिर और अगर वो तीनों भी नहीं हो पाते तो ईएनटी आपको फिजिशियन भी बनने का ऑप्शन देता है। आप वर्टिगो स्पेशलिस्ट बन सकते हो, वॉइस स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एलर्जी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आप और पूरा अपना करियर उसमें बना सकते हो। मेरे कितने सारे कोलीग्स हैं एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, वो एक सर्जरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, और एलर्जी इतनी कॉमन चीज है। उसमें वो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी है, फिर अपना जी सर। स्किन प्रिक टेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने अपना उसमें बना रखा है काफी कुछ। तो आई थिंक जो ईएनटी ऐसा फील्ड जो आपको इतनी वाइड वैरायटी देती है, जी सर। वो आई डोंट थिंक और कोई फील्ड आपको देती है। और प्लस ईएनटी के बाद आप जो कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे आप एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं, अभी रिसेंटली बोला गया है कि आप न्यूरो सर्जरी भी कर सकते हैं, आप हाँ। हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी भी कर सकते हैं। जी तो सर। आप ऑन्को सर्जरी कैंसर में भी जा सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। और जो सर्जरी की ब्रेड्थ है, आई कॉल ईएनटी एज द कैंसर ऑफ मेडिसिन, हम्म। क्योंकि हम लोग यहाँ से लेके ब्रेन में जा चुके हैं, स्कल बेस सर्जरी में, नीचे हम लोग थायराइड सर्जरीज भी करते हैं, गैस्ट्रिक पुल अप भी करते हैं। तो हम लोग हर पूरे एरिया में हम लोग इन्वेड हो गए हैं, तो दूसरे न्यूरो लोग डरते सर्जरी होंगे कर फिर सकते अब। हैं, गैस्ट्रो ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत सारे ऑर्बिटल डिकम्प्रेशंस भी करते हैं। तो जी। आई थिंक ये आप अगर आपको कमिट नहीं करना है बहुत और आपको श्योरिटी नहीं है कि आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसमें आप लॉक हो जाओगे। जैसे अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी लेते हो, ऑप्थेल्मोलॉजी में आपको जो कुछ भी करना है आंख में ही करना है, जी सर। राइट? आपको और कोई ऑर्गन नहीं मिलेगा, इसमें 3 ऑर्गन है, ईयर नोज थ्रोट। जी सर। अगर आप न्यूरो सर्जरी में चले गए तो फिर आपको वही करना है। तो आई थिंक अगर आप सर्जिकल फिजिशियन ऑप्शन दोनों देखना चाहते हो, और अगर आपको अपनी सर्जिकल एक्यूमेन में अभी तक श्योरिटी नहीं है, तो ईएनटी इज अ ग्रेट ग्रेट फील्ड टू ट्राई। जी सर। तो अ, सर सारा सारी चीज जो लोगों दूसरों ने भी जो चीजें पूछी थी वो भी लगभग हमने डिस्कस कर ली। आप क्या आपकी ओर से क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं जो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जो पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की कर रहे हैं, या जो अपना खुद भी कुछ करना चाहते हैं साथ में एमबीबीएस के साथ साथ में? यार मैं तो एक एडवाइस देता हूँ जो मुझे भी दी गई थी, और मैंने उसको एक बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ, जी सर। कि ऐसा डॉक्टर आपको क्लिनिकल जो एक्सपोजर होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। और मैं अर्ज करता हूँ आजकल के स्टूडेंट्स को कि आप उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप अपने जो आपको जो चांस मिलता है पेशेंट्स देखने का, जो आपको डिफरेंट वैरायटी मिलती है पेशेंट्स देखने का, वो मेन चीज होती है। आप किताब में जो पढ़ते हैं और जब पेशेंट आपके सामने आता है वो बहुत ही अलग होता है। पेशेंट एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर नहीं आता है, उसके पास 8 चैप्टर मिक्स करके आता है वो, और वो अलग अलग स्टेजेस में आता है। तो आपको आपको वो जो असेस करना होता है, जो कम्युनिकेट करना होता है, और जिस तरह से आपको ट्रीट और मैनेज करना होता है, दिस विल नॉट कम फ्रॉम बुक्स, दिस विल नॉट कम फ्रॉम your entrance exam preparations. This will come from working with senior doctors. तो हम्म। जब आप किसी डॉक्टर के साथ ऑब्जर्वर बनते हैं, या आप किसी डॉक्टर के साथ उनका जूनियर रेसिडेंट बनते हैं, मैंने नॉन पीजी जूनियर रेसिडेंसी की थी काफी फील्ड्स में एक्सप्लोर करने के लिए। आप अपनी इंटर्नशिप के बाद भी अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी कम से कम जो आपकी इंटरेस्टेड फील्ड्स हो, आपके मन में होगा कि हाँ यार मुझे या ऑर्थोपेडिक्स पसंद आती है या मुझे ये पसंद आता है, तो उनके किसी डॉक्टर को आप आइडेंटिफाई करें जो फ्रेंडली है, और उनके साथ आप फ्री में ऑब्जर्वरशिप करें, उनके साथ आप इंटर्न करें, उनको आप शैडो करें, और फिर आप देखो कि जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है वो कैसे मैनेज करता है, अलग अलग केसों को कैसे प्रिस्क्राइब करता है, क्या सिस्टम होता है। और अगर उसके बाद भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मुझे नेचुरली समझ में आती है, देन
you can take that field and also you will learn a lot more practicality. आपकी जो bookish knowledge है वो हट के experiential knowledge हो जाएगी. क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे केसेस देखे हैं, मैं रेयरली मेरे को कुछ भी स्टेप्स अपने बुक से याद होते हैं. जैसा कोई स्नेक बाइट का केस आया, मैं तो ईएनटी में स्नेक बाइट देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन हमने कम से कम 400-500 स्नेक बाइट केसेस मैनेज किए अपनी इंटर्नशिप में. जी तो सर. वन बाय वन स्टेप हमको अभी तक याद है. अगर हम्म. पेशेंट आता है तो पहले आइडेंटिफाई द स्नेक, लुक फॉर द वुंड, फिर वो उसको इमोबिलाइज करो, फिर वो ये देखो, फिर एंटी स्नेक वेनम दो, वो भी इतना डोजेज, सब याद है. नॉट बिकॉज ऑफ द टेक्स्ट बुक, बिकॉज हमने वो ट्रीट किया हुआ है. और जी आपकी जो एक्सपीरियंशियल मेमोरी होती है वो अच्छी तरह से ग्रैस्प होती है. आपकी बुक में कौन से पेज में क्या पॉइंट लिखा था वो कुछ महीने में फेड आउट हो जाएगा. बिल्कुल. और अभी ऐसा कुछ टाइम नहीं है कि आपको कुछ भी चीज अपने दिमाग में याद रखनी हो. आजकल तो पेशेंट अगर सामने हो ना, आप बोल सकते हो लेट मी जस्ट क्विकली चेक रीसेंट आर्टिकल ऑन दिस, और आप उनके सामने भी गूगल खोल के या पबमेड खोल के आप आर्टिकल देख के उनको एक्सप्लेन कर सकते हो. जी सर. पहले ये इंफॉर्मेशन नहीं होती थी हमारे लिए हैंडी, तो उस समय रिमेम्बर करना जरूरी होता था. अभी आपको बस एक्यूमेन होनी चाहिए, नॉलेज आपकी अपग्रेड कभी भी हो जाएगी. बिल्कुल. So go for clinical exposure and do not compromise that at any cost. That is my honest advice for you to become a good doctor. बिल्कुल. ठीक है सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी चीजें मोटिवेट करने के लिए, सबको बताने के लिए. या थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए. No problem. Always happy to be of help. And Dr. Deepak, my best wishes to you. And hope कि आप अच्छे से clinical अपना practice करें और बहुत सारे लोगों की आप पेशेंट्स की आप हेल्थ इंप्रूव करें एंड अपना खुद का नाम कमाएं.